इंडिया के अंदर जो परफ्यूम इंडस्ट्री है वो कितनी बड़ी है? 2024 की मैं बात करूँ तो 15,000 करोड़ का मार्केट है और हर साल 15 से 20% बढ़ रहा है। आपका जो सागर परफ्यूम ब्रांड है, 10 बाई 10 के एक छोटे से कमरे से मैंने सागर परफ्यूम की शुरुआत की और आज हमारे पास गर्व से कह सकता हूँ 17,000 स्क्वायर फुट की जगह है। तो इस इंडस्ट्री के अंदर डिजाइनिंग और पैकेजिंग का कितना महत्व रहता है? यस, आज की जेनजी पैकेजिंग के ऊपर पूरा फोकस करती है और हर साल नया पैकेजिंग दोगे तो सामने वाले का कस्टमर का एक्साइटिंग अलग हो जाता है और मेरे हिसाब से 20 से 25% सेल आपका बढ़ जाता है। परफ्यूम लगाने का सही तरीका क्या होना चाहिए? कि आप अपने पल्स पे लगाओ, नेक पे लगाओ और आपके कान के पीछे लगाओ। जावा में ऐसा क्या खास है जिसकी वजह से लोग इतना पसंद करते हैं? બહુ બેસ્ટ સાગરનો જાવા પરફ્યુમ બહુ બેસ્ટ સાગરનો જાવા પરફ્યુમ એકદમ બેસ્ટ સાગરનો જાવા પરફ્યુમ ખૂબ જ સરસ છે સાગરનો જાવા બહુ બેસ્ટ વસ્તુ છે। जावा में मेरी 20 साल की मेहनत है साहब। आज की डेट में मैं चैलेंज के साथ बोल देता हूँ कि हमने ट्राई भी किया है, 100 लोगों को लगाया और 100 के 100 लोगों को पसंद आया। मैं 2 साल पहले एक इवेंट में गया था। हाय सर, मैं सागर फाउंडर एंड सीईओ ऑफ सागर परफ्यूम। 4-5 करोड़ का मेरा अभी ईयरली टर्नओवर है। तो मेरा क्वेश्चन है कि पहले तो कितना टर्नओवर है? आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित है सागर परफ्यूम के फाउंडर सागर बुद्धदेव। इस पॉडकास्ट के अंदर हमने सागर भाई के साथ इंडियन परफ्यूम इंडस्ट्री के बारे में डिटेल में बातचीत की है और बहुत सारे लोग जब परफ्यूम लगाते हैं तब सबसे बड़ी गलतियां कौन सी करते हैं उसके बारे में भी हमने डिटेल में बातचीत की है। इसके अलावा सागर भाई ने जब अपना बिजनेस चालू किया था उसके बाद जो D2C में बिजनेस करते हैं उसके अंदर कौन सी चैलेंजेस आती है, उसके बाद खास करके परफ्यूम इंडस्ट्री के अंदर कोई भी व्यक्ति अपना खुद का बिजनेस चालू करना चाहते हैं तब कौन सी ऐसी बात है जो उसको शुरुआत से ध्यान में रखनी चाहिए जिसकी वजह से वो अपना खुद का बिजनेस अच्छी तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में इस पॉडकास्ट के अंदर आपको जानने को मिलेगा, इसीलिए आप इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले सागर भाई इस पॉडकास्ट के अंदर आपका खूब खूब स्वागत है। थैंक यू। हाँ, सबसे पहले सागर भाई आप मुझे बताओ कि आपका जो सागर परफ्यूम ब्रांड है अभी तक की आपकी जो जर्नी रही है, आज के दिन से पहले की आपकी जो शुरुआत से लेकर अभी तक की वो जर्नी क्या रही है? देखिए, मैं स्टार्टिंग से बताऊं तो मैंने मेरी पैसा कमाने की जर्नी 7th स्टैंडर्ड से ही स्टार्ट कर दी थी। ओके। क्योंकि घर की हालत नाजुक थी और मेरे को रियलाइज़ भी था कि घर को मेरे को सपोर्ट करना था। तो डीडी के फ्रेंड थे, वहाँ पे मैं पार्ट टाइम में जॉब कर रहा था, कॉस्मेटिक की स्टोर थी। 12th आते आते मेरे को रियलाइज़ होगा कि मेरे को घर के लिए कुछ करना चाहिए। फिर भी मैंने कॉलेज में फर्स्ट ईयर बॉम्बे गया, मैं देखा क्या है क्या नहीं। वो टाइम पे एक एक्सीडेंटली मेरे मदर का एक्सीडेंट हो गया और थोड़ी तबीयत उसकी नाजुक थी और सडनली ज़्यादा पैसों की ज़रूरत हो गई तो हमने भी इधर उधर करके मदर का वो ऑपरेशन करवाया और मैंने डिसाइड किया कि अभी हमको आगे नई स्टडी करना चाहिए और मेरे को घर को सपोर्ट करना चाहिए। वो हिसाब से मैं सूरत आ गया। सूरत में मेरा कज़िन रह रहा था तो मैं उसके साथ बिजनेस सीखने के लिए जाता था। हाँ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी है। यस, सूरत के अंदर है। तो मैं एक दिन टेक्सटाइल बिजनेस के लिए जा रहा था, एक बंदे के साथ मैं ऐसे ही उसके बाइक के पीछे बैठा था तो वो थोड़ा सा बैड स्मेल करता था। अपने को बातों बातों में मालूम पड़ जाता ना कि भाई यार ये है, तो वो भी अनकम्फर्टेबल था। और 1-1.5 बजा था सिर्फ। तो मैंने उसको बातों बातों में पूछा, भाई तू परफ्यूम डिओड्रेंट क्यों यूज़ नहीं कर रहा है? तो उसने बताया मेरे को कि मैं परफ्यूम डिओड्रेंट तो यूज़ करता हूँ, सुबह लगा के ही आया हूँ, बट ये गर्मी में कहाँ पे परफ्यूम डिओड्रेंट काम करते हैं। वहाँ से मेरी सागर परफ्यूम की जर्नी चालू हुई। मेरे को आइडिया मिला सागर परफ्यूम का। मैं शाम को घर आया, मैंने रिसर्च चालू की, देखा वो टाइम पे काफ़ी सारे कंपनी परफ्यूम तो बना रही थी बट कोई भी लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम नहीं बन रहे थे। जो दे रहे थे वो कौन थे? इम्पोर्टेड थे, काफ़ी महंगे थे, कॉस्टली थे, जो मार्केट में लोग अफोर्ड ना कर पाए। तो फिर मैंने सागर परफ्यूम का एक बीज वहाँ से स्थापना की। 5,000 जैसी पूंजी थी मेरे पास। वो लगा के 10 बाई 10 के एक छोटे से कमरे से मैंने सागर परफ्यूम की शुरुआत की और आज हमारे पास गर्व से कह सकता हूँ 17,000 स्क्वायर फुट की जगह है और
एक्सपांसन के लिए हमारे पास 50,000 स्क्वायर फुट एक्सपांड कर सके उतनी लैंड भी हमारे पास परचेस की हुई है। ओके। साथ में बात करूँ तो अभी हम 10 से 12 स्टेट में ऑपरेशन हमारे चालू है सागर परफ्यूम के, और 2 कंट्री में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं साथ में। ओके। और हम रिटेल में सूरत में हमारा स्टोर है, रिसेंटली हमने राजकोट में भी स्टोर ओपन किया, और हम कई जगह आने वाले सालों में स्टोर ओपन करने जा रहे हैं। यस। सागर परफ्यूम का मेन गोल ये है कि लोगों को एक रीजनेबल रेट में, कंफर्टेबल, अच्छी प्राइस में एक लग्जरियस एक्सपीरियंस देना है Yes. परफ्यूम में। यही हमारा मेन गोल है, और हम आने वाले साल में हर घर तक पहुंचना चाहते हैं। इसके लिए ही हम आपके पास ब्रॉडकास्ट में आए हैं। यस, बहुत बढ़िया। और आपका जो परफ्यूम है वो भी बहुत, क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है। लेकिन मैं बात करूँ, ये भी आपकी जो जर्नी शुरुआत के समय में जब आपने स्टार्ट किया था सागर परफ्यूम, तो शुरुआत में बहुत सारे बिजनेसमैन को चैलेंजेस, दिक्कतें आती है, क्योंकि उसके पहले कोई बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं होता। और बोलते हैं ना, बिजनेस के अंदर तो जो प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हो तब आपको ओरिजिनल एक्सपीरियंस मिलता है। तो शुरुआत की जर्नी में आपको ऐसा लगा था अब हम कैसे धंधा एक्सपांड करेंगे या कस्टमर को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो सब शुरुआत में आपका माइंडसेट कैसा था? देखो, मैं सभी आपके दर्शकों को कहना चाहता हूँ, कभी भी आप कहीं पे भी आगे जाओगे, अगर अंधेरा रहेगा तो आपकी गाड़ी में जैसे लाइट होगी, जितना दिखेगा उतना आगे चले जाओ। Yes. मैंने मेरी बिजनेस की जर्नी में यही सीखा है। आज तक मैंने जैसे स्टार्टिंग में चैलेंज अलग हो गए, आज चैलेंज अलग होंगे। हर एक चैलेंज को सॉर्ट आउट करते जाओ, अच्छी तरीके से, ईमानदारी से, आप शिद्दत से अपने बिजनेस करोगे, जरूर से आप सक्सेस पाओगे। दूसरी चीज़, परफ्यूम के बारे में लोगों को बहुत सारी बातें, चलो अच्छा सा परफ्यूम तो ले लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि एक्चुअल में परफ्यूम कैसे लगाना चाहिए। तो आपके हिसाब से मैं जानना चाहता हूँ आपके पास से कि परफ्यूम लगाने का सही तरीका क्या होना चाहिए? देखो, परफ्यूम लगाने का बेस्ट तरीका है कि आप अपने पल्स पे लगाओ। सबसे पहले आप पल्स पे लगाओ, फिर आप अपनी गर्दन पे लगाओ, और आपके जो नाक नेक के आपके पीछे। हाँ, नेक पे लगाओ, और आपके कान के पीछे लगाओ। ये सबसे बेस्ट तरीका है परफ्यूम और डिओड्रेंट लगाने का। बट आप जो लगा रहे हो उसको रगड़ो मत। ओके। ज़्यादातर कस्टमर ये मिस्टेक करते हैं, जिससे आपकी परफ्यूम की क्वालिटी भी मार खाती है, और आपको जो परफ्यूम चाहिए वो चेंज हो जाता है, क्योंकि आप Yes. रगड़ोगे तो आपका पसीना पसीना मतलब हो मिक्स जाता हो है। जाएगा। यस। तो अगर फ्रेशनेस और अच्छी परफ्यूम चाहते हो, लॉन्जेविटी, तो आप अपने पल्स पे लगाओ, अपने नेक पे लगाओ, और कान के पीछे लगाओ। ओके। और मेन जहाँ पे आपके पसीने की स्मेल आती है, तो डिओड्रेंट खास लगाओ। आज की डेट में लोग डिओड्रेंट, हमारे गुजरात में तो काफ़ी लोग नहीं लगा रहे। मैं स्टोर पे कभी कभी बैठता हूँ तो पूछता हूँ कि डिओड्रेंट लगाओ, तो लोग बोलते हैं नहीं नहीं, हम डिओड्रेंट यूज़ नहीं करते। उसके लिए ही हमने एक स्पेशल अभियान के लिए हमारा एक मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है जावा करके, उसमें हमने डिओड्रेंट फ्री रखा है, क्योंकि डिओड्रेंट काफ़ी आपको हेल्पफुल मिलेगा। जहाँ पे Okay. आपको पसीना हो वहाँ पे आपको डिओड्रेंट मारोगे, फिर परफ्यूम मारोगे, तो आपकी लॉन्जेविटी भी बढ़ेगी और आपको फ्रेशनेस भी मिलेगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। लेकिन आपने अभी दोनों साथ में बोला है, परफ्यूम और डिओड्रेंट दोनों, तो दोनों की मान लो अलग अलग स्मेल, जैसे कि अभी आप साथ में दे रहे हो, तो आपने जो भी स्मेल वगैरह डिजाइन किया है तो आपने दोनों के अकॉर्डिंग मैच किया होगा। लेकिन कोई दूसरी कंपनी का कोई डिओड्रेंट यूज़ करते हैं और दूसरी कंपनी का कोई परफ्यूम लगाते हैं, तो स्मेल का मतलब कुछ वेरिएंट होने का चांसेस नहीं होता? नहीं, कुछ नहीं होगा, कोई भी लगाओ। इससे लेयरिंग मेथड बोलते हैं। अगर आप 2 परफ्यूम लगाओगे ना साथ में, या परफ्यूम और डिओड्रेंट अलग अलग लगाओ, तो लेयरिंग हो जाएगा, आपका तीसरा परफ्यूम बन जाएगा। परफ्यूम मतलब कलर जैसा है, आप ग्रीन कलर में थोड़ा सा क्रीम डालोगे तो मेहंदी हो जाएगा, यस। तो वैसा ही परफ्यूम का है, तीसरा Yes. परफ्यूम बन जाएगा, आपका अलग आइडेंटिटी बन जाएगा। उसमें कोई डरने की बात नहीं, बट लगाना जरूरी है, डिओड्रेंट और परफ्यूम दोनों। ओके, तो आपको बेस्ट रिजल्ट आता है, स्मेल भी अच्छा अच्छा आता है। रिजल्ट मिलता है। मेरे को काफ़ी कस्टमर कंप्लेन करते हैं, सब मेरे को लास्टिंग नहीं मिल रही है, मेरे को जो रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिल रहा है, कोई भी कंपनी का यूज़ कर रहा हूँ तो नहीं मिल रहा है, तो उसका कोई रास्ता बताओ। तो मैं उसको बताता हूँ कि पहले आपके पसीने पे काम करो, दूसरा आप जो एनवायरनमेंट में रह रहे हो वो भी काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। यस। जैसे आप कोई गर्म एरिया में रह रहे हो या मार्केट में रह रहे हो, तो आपको धूप लगेगी, तो आपको वहाँ पे जो लास्टिंग मिलेगी वो कम होगी। Yes. डिपेंड्स नहीं, आप ऑफिस में बैठे होगे या आप स्टूडियो में बैठे हो, आप यहाँ पे लगाओ, कोई सा भी परफ्यूम मारोगे, तो Yes. आपको जो लॉन्जिविटी है वो 20% यहाँ पे प्लस हो जाएगी जो मार्केट से। तो Okay. उतना फ़र्क आपको कस्टमर को भी समझना जरूरी है। ओके। और आजकल इंडिया की मैं बात करूँ तो इंडिया के अंदर जो परफ्यूम इंडस्ट्री है वो कितनी बड़ी है? इंडिया का मार्केट अकॉर्डिंगली 2024 की मैं बात करूँ तो 15,000 करोड़ का मार्केट है, ओके। और हर साल 15 से 20% बढ़ रहा है।
ओके। और मैं प्राउडली बोलना चाहता हूँ, सागर परफ्यूम जैसी अच्छी कंपनी का काफ़ी बड़ा रोल है इंडिया में। तो हमारे जैसी मेड इन इंडिया कंपनी यस। काफ़ी सारी इसमें इन्वॉल्व है, जो यस। 15,000 करोड़ की मार्केट में। पहले ऐसा नहीं होता, आज से 10 साल पहले जो भी मार्केट होती उसमें 50 से 70% का मार्केट विदेश वाले खा जाते, यस, बाहर की कंपनी वाले बाहर का। की कंपनी। बट मैं प्राउडली बोल रहा हूँ, आज की डेट में सागर परफ्यूम जैसी मेड इन इंडिया कंपनी 50 से 70% स्टेक हो सकता है मेरे हिसाब से। ओके, मतलब इंडिया के अंदर भी इस फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। 100% अपॉर्चुनिटी है, और आने वाले साल में 15 से 20% का मार्केट प्लस हो रहा है। तो आप आने वाले 10 साल का कैलकुलेट कर लो अपने हिसाब से, यस, ये इंडस्ट्री कहाँ तक ग्रो हो सकती कहाँ है। तक वो हो सकता ओके, दूसरी चीज़ परफ्यूम की मैं बात करूँ तो कभी कभी क्या होता है, कोई परफ्यूम बहुत कम समय के लिए रहता है, कोई ऐसा लॉन्ग लास्टिंग रहता है, तो मतलब ये किस चीज़ के ऊपर निर्भर रहता है। है। देखो उसमें परफ्यूम जब कस्टमर लेने जाता है ना, तो मैं सारे कस्टमर को बता देता हूँ कि बॉक्स के ऊपर सब लिखा हुआ है ये। यस। उसमें 3 चीज़ मेन इंपॉर्टेंट है। एक आपने देखा होगा, यूडी कोलोन लिखा होगा। यूडी कोलोन टिकता है 2 से 4 घंटे तक। फिर आता है यूडी टॉयलेट आता है, वो टिकता है 4 से लेके 8 से 10 घंटे तक पकड़ लो। और फिर आता है यूडी परफोमा, वो आता है सबसे लॉन्ग लास्टिंग, वो टिकता है 12 से 15 घंटे तक। साथ में अच्छी कंपनी उसमें फिक्सेचर भी डालते हैं, जिससे उसका लास्टिंग और बूस्ट हो जाता है। ओके। और मेन चीज़ जो इसकी होती है, ऑयल की क्वालिटी। अगर आपने ऑयल की क्वालिटी अच्छी ली तो 110% आपके कस्टमर को लास्टिंग मिलेगा। मिलेगा। लेकिन अभी जैसे आपने बोला कि भाई 8 से 10 घंटा भी चलता है, 4 से 6 घंटे वाला भी रहता है। लेकिन कस्टमर जब कोई भी जनरली ऐसा बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि भाई हम परचेस करते हैं, तब उसको जो भी स्टोर से परचेस करते हैं उसको बोलते हैं कि आपके पूरे दिन रहेगा, स्मेल अच्छा रहेगा, लॉन्ग टाइम रहेगा। लेकिन नॉर्मली यूज़ करते हैं, जैसे आपने बोला बाहर के वातावरण में जाते हैं तो उसको कम मिलता है, लेकिन ऑफिस में भी बैठते हैं, लेकिन जो 10 आवर्स का टाइम होता है वो तब तक उसकी जो स्मेल है वो नहीं रहती है। तो मतलब उसका रीज़न क्या हो सकता है? मतलब या तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, या तो उसका लगाने का तरीका, या तो उसको ठीक तरह से नहीं लगाते, मतलब क्या रीज़न हो सकता है? देखो काफ़ी सारे इसमें फैक्टर काम करते हैं। देखो सबसे पहले तो आप परफ्यूम जो ले रहे हो, मैंने बताया बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है, आप यूडी परफ्यूम ही लो मेरे हिसाब से, अगर अच्छी लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम चाहिए तो। दूसरा, आप कंपनी बैकग्राउंड चेक करके लो, अच्छी लॉन्ग लास्टिंग कंपनी बनाने वाली होगी तो आपको अच्छा लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम दे सकती है। और थर्ड, लगाने का तरीका है, एनवायरनमेंट के हिसाब से आपको परफ्यूम लगाना चाहिए। अगर आप सर्दियों में हो, ठंडे एटमॉस्फियर हो, तो आप कोई भी परफ्यूम ले लोगे आपको लास्टिंग मिल जाएगा। बट अगर आप गर्मी में हो तो आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लेना चाहिए, लाइट परफ्यूम से आपको अवॉइड करना चाहिए, तो आपको अच्छी लास्टिंग 110% मिल सकती ओके। है। ऐसी कोई एक गलती बताओ जो 90% लोग जब परफ्यूम लगाते हैं तब करते हैं। 90% नहीं, बट 99% लोग एक ही गलती करते हैं, जो परफ्यूम तो लगाते हैं बट फिर रगड़ते हैं। तो मेरे हिसाब से रगड़ना नहीं चाहिए। परफ्यूम लगाने के बाद उसको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, तो वो लॉन्ग लास्टिंग करेगा। दूसरा, आपको परफ्यूम लगाने से पहले डिओड्रेंट ज़रूर से लगाना चाहिए। और तीसरा, आपके बॉडी के हिसाब से आपको परफ्यूम खरीदना चाहिए, तो ही आपको लॉन्ग लास्टिंग मिल सकती है। और जैसे भी आपने बोला कि परफ्यूम लेते समय आपको यूडी वगैरह चेक करना चाहिए, तो मतलब वो क्या होता है? परफ्यूम के बॉक्स के ऊपर नाम लिखा होता है, यूडी कॉलन एक नाम है, फिर यूडी टॉयलेट है, और यूडी परफॉर्मा। ये तीनों नाम परफ्यूम के ऊपर लिखा हुआ होता है, उसके हिसाब से उसकी लास्टिंग है। ओके, तो मतलब वो स्पेसिफिक उसके अंदर पर्टिकुलर ऐसा कोई मटेरियल वगैरह यूज़ किया होता है, या उसका कोई टाइप वगैरह होता ये है? ऑयल की क्वालिटी बताता है आपको। जैसे ओके। आप यूडी टॉयलेट लिखा होगा तो उसके अंदर उसकी मात्रा होगी 10 से 15%। यूडी कोलन होगा तो उसमें 2 से 5% होगा। और यूडी परफॉर्मा लिखा होगा तो 15 से लेके 25% तक उसमें ऑयल आता है, तो जिससे उसकी लास्टिंग और बढ़ जाती है। ओके। और आजकल मार्केट के अंदर क्या होता है कि बड़ी बड़ी कंपनी के कॉपी करके भी लोग परफ्यूम वगैरह सेल करते हैं, तो क्या वो भी सेम परफ्यूम जैसे स्मेल करते हैं जो बड़ी कंपनी वाले का कॉपी किया हुआ होता है? देखो कॉपी कैट का कोई लंबा फ्यूचर नहीं है। एक बार वो लोग कॉपी कैट माल मंगवा भी लेते, वो नाम से दे भी देते हैं, काफ़ी सारी अच्छी अच्छी ब्रांड की कॉपी करते हैं। हमारी भी काफ़ी सारी मार्केट में कॉपियाँ बिक रही है, बट कस्टमर को आज की डेट में ओरिजिनल चाहिए, जेन्यून चाहिए। आप ही लेने जाओगे तो आप दुकानदार को क्या बोलोगे, ब्रांडेड देना, यस, अच्छी चीज़ अच्छा वाला देना। देना। हाँ, तो कॉपी का ज़माना आने वाले साल में मेरे हिसाब से नहीं रहेगा। भले ही अभी इंडिया में थोड़ा बहुत मार्केट होगा कॉपी कैट का, बट वो लंबा नहीं टिक पाएगा। ओके।
एक होता है अत्तर और दूसरा सेंट होता है, तो इन दोनों में मेजरली क्या फ़र्क होता है? देखो, अत्तर होता है उसमें प्योर ऑयल होता है, और सेंट आता है उसमें ऑयल, अल्कोहल और पानी 3 चीज़ से मिक्स होता है। ज़्यादातर लोग पहले अत्तर ही यूज़ करते थे, बट अत्तर लगाने में दिक्कत आती है। अत्तर में थोड़ा से ऑयल आते हैं तो आपको लगाओगे, फिर कपड़ों में लगाओगे तो चिपकता भी है, बट लास्टिंग अत्तर की सबसे ज़्यादा मिलती है। फिर उसका नया वर्जन आया, लोग ने परफ्यूम लगाना चालू किया, इजी टू यूज़ है, लगाना भी इजी है। बट आजकल की जेंजी परफ्यूम और अत्तर मेरे हिसाब से दोनों यूज़ करते हैं, और मेरे हिसाब से दोनों लगाना ज़रूरी भी है, जिसको जो पसंद आए। ओके। दूसरी चीज़, मार्केट में सस्ते परफ्यूम भी मिलते हैं और महंगे भी परफ्यूम मिलते हैं, तो मतलब जो ब्रांडिंग वाला भी परफ्यूम होता है, हाई रेंज वाला होता है, तो इन दोनों में मेजरली क्या फ़र्क होता है? हाँ, जो मैंने पहले ही बताया आपको, जो मेजर डिफरेंट होता है वो ऑयल का होता है। अगर कोई कंपनी में का ऑयल आप लोगे तो 20,000 रुपये किलो भी मिल सकता है, और वही कंपनी का मतलब कि 2,000 रुपये में भी ऑयल मिल सकता है। तो कंपनी अपना ऑयल के ऊपर कितना इन्वेस्ट करता है, कितना डिज़ाइनिंग के ऊपर इन्वेस्ट करेगा, उसके ऊपर पूरा फोकस रहता है। और परफ्यूम में 3 चीज़ होती है। सबसे पहला होता है उसका ऑयल। ऑयल के साथ अगर परफ्यूम बना भी लिया है तो उसमें पार्ट पड़ते हैं कि उसका ब्लास्ट कितना करता है, उसका लास्ट कितना करता है, और स्मेल कितना अच्छा है। यस। कस्टमर को अगर स्मेल पसंद आ जाता है, पर अगर वो लास्टिंग नहीं करेगा या ब्लास्ट नहीं करेगा, तो कस्टमर आपको अवॉइड करेगा, नेक्स्ट टाइम वो परचेस नहीं करेगा। तो अच्छी कंपनी ये तीनों चीज़ की ध्यान रखती है, और लोकल कंपनी सिर्फ कस्टमर को पसंद आ गया वही ध्यान रखती है। ओके, मतलब डिटेल में इतना फोकस नहीं हाँ, करते। इतना डिटेल में फोकस ओके। और दूसरी चीज़, ये परफ्यूम इंडस्ट्री वो क्या है कि लोग एक अपनी मनपसंद से एक शौक होता है अलग अलग परफ्यूम यूज़ करने का, मतलब एक क्या है कि भाई लोगों को एक अच्छा लगने के लिए लोग मतलब स्मेल करने के लिए लगाते हैं, तो मतलब लोग ज़्यादा उस पे ऊपर देखते हैं। तो ये उसके अंदर मैं बात करूँ डिज़ाइनिंग की, पैकेजिंग की, तो इस इंडस्ट्री के अंदर डिज़ाइनिंग और पैकेजिंग का कितना महत्व रहता है? पैकेजिंग का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट हो गया है, और आने वाले साल में भी पैकेजिंग का इम्पोर्टेंट बढ़ेगा। यस। आज की जेंजी पैकेजिंग के ऊपर पूरा फोकस करती है, और अच्छा पैकेजिंग यूज़ करने के लिए एक्साइटिंग में है। Yes. अगर आपने नया पैकेजिंग बना रहे हो और हर साल वही बोरिंग पैकेजिंग दोगे तो आपका सेल देखो, और हर साल नया पैकेजिंग दोगे तो सामने वाले का कस्टमर का एक्साइटिंग अलग हो जाता है, और मेरे हिसाब से 20 से 25% सेल आपका बढ़ जाता बढ़ है। जाता है। ओके। दूसरी चीज़ होती है कि मेन और वुमेन का, बहुत सारी ऐसी ब्रांड है सिर्फ मेन के लिए प्रोडक्ट बनाती है, बहुत सारी ऐसी भी ब्रांड है सिर्फ वुमेन के लिए बनाती है, और बहुत सारी है यूनिसेक्स के लिए प्रोडक्ट बनाती है। तो मेजरली मेन और वुमेन का जो प्रोडक्ट होता है उसमें मेन डिफरेंस क्या होता है? मोस्ट ऑफली वुमन इंडिया में लाइट परफ्यूम पसंद करती है। ऐसा वर्ल्ड में नहीं है। वर्ल्ड में वुमन अपनी चॉइस के हिसाब से परफ्यूम लेती है, वो डार्क भी यूज़ करती है, थोड़ा सा हार्डनेस वाला परफ्यूम भी यूज़ करती है। बट इंडिया में ज़्यादातर गर्ल्स होती है, वो मेरे हिसाब से लाइट और फ्लावरी बेस, थोड़ा सा फ्रूटी बेस परफ्यूम पसंद करती है। और मेन वाला है उसको थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम पसंद करती है, थोड़ा सा वुडी नोट पसंद करते हैं, ये मेन का है। पर हमारे ज़्यादातर परफ्यूम हम ऐसे कॉम्बिनेशन का डिज़ाइनिंग का ध्यान रखते कि यूनिसेक्स बने और बोथ यूज़ कर पाए, क्योंकि इंडिया में अलग अलग परफ्यूम खरीदने का अभी ट्रेंड चालू हो रहा है, हुआ नहीं है। यस। तो एक ही परफ्यूम लेते हैं, तो हम कस्टमर का बजट को ध्यान पे रखते हुए यूनिसेक्स परफ्यूम बनाते हैं, ओके, मतलब दोनों को चल सकते हैं। दोनों को चल सके। बहुत सारी ऐसी भी कंपनी देखने को मिलती है, मतलब जब आप खुद का बिजनेस चालू करते हैं तब उन्होंने सिर्फ मेन के बारे में प्रोडक्ट बनाई, पूरा ब्रांडिंग वगैरह किया, तो लोग उसको मेन परफ्यूम के ब्रांड से जानते हैं। और बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो फीमेल के नाम से ब्रांडिंग करते हैं, उसके बाद उसको सक्सेस मिलती है तब जाके वो मेन का बनाते हैं, वो फीमेल का स्टार्ट करते हैं, और फीमेल वाला मेल का करते हैं। तो उसके बाद उसका जो दूसरा मतलब मेल वाला है वो फीमेल स्टार्ट करते हैं, तो फीमेल की प्रोडक्ट उसकी बहुत ज़्यादा चलती नहीं है, क्योंकि लोगों के माइंड में परसेप्शन बन चुका है कि भाई ये तो मेल की ब्रांड है। तो आपके हिसाब से मैं जानना चाहता हूँ कि कोई इस फील्ड के अंदर खुद का नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए, इंडिविजुअल या यूनिसेक्स वाला? मेरे हिसाब से यूनिसेक्स में ही जाना चाहिए। अभी भी इंडिया की 75% पॉपुलेशन घर में एक ही परफ्यूम रखते हैं। यस। तो यूनिसेक्स परफ्यूम बनाओगे तो आपको जल्दी सक्सेस मिल जाएगा। अगर आपका मेन का परफ्यूम बनाओगे और वुमन लेने आएंगी तो उसको वो पसंद नहीं करेगी, या वुमन का बनाओगे तो मेन पसंद नहीं करेगी। तो मेरे हिसाब से तो यूनिसेक्स परफ्यूम बनाना चाहिए। ओके। दूसरी बात, किसी भी इंडस्ट्री की मैं जनरली आपको बात कर रहा हूँ कि कोई भी फाउंडर है वो जब भी अपना बिजनेस चालू करते हैं या तो बिजनेस अभी रन कर रहे हैं, तो उसको ऐसी कौन सी बात है जो ध्यान में रखनी चाहिए?
मैंने जो मेरे जीवन में बिजनेस में सीखी है, सबसे पहले कस्टमर का एक्सपीरियंस। आप जितना कस्टमर का एक्सपीरियंस बेस्ट करोगे, उतना आपको बिजनेस में सक्सेस मिलने का चांस और बढ़ जाएगा। यस। दूसरा होगा कमिटमेंट। अगर आपने कस्टमर को रॉन्ग कमिटमेंट एक बार कर दिया है, वो आपके पास कभी भी नहीं आएगा। तो कस्टमर को आप ज़्यादा देने की जगह पे, ज़्यादा कमिट करने की जगह पे कम कमिट करो। कस्टमर ही सामने आपको उसका फीडबैक देगा। जैसे एक हमारा लग्जरी यूथ करके प्रोडक्ट है, हम कस्टमर को सुबह से शाम तक का ही बोलते हैं कि भाई ये परफ्यूम कितना लेते हैं, तो हम बोलते हैं सुबह से शाम। आप हमारा वो परफ्यूम यूज़ करके देख लेना, या हमारा वो परफ्यूम का कमेंट देख लेना। काफ़ी सारे ऐसे कस्टमर मेरे को आके बोल रहे हैं कि साहब ये 2 दिन परफ्यूम टिकता है, 3 दिन परफ्यूम टिकता है, हमने कॉटन कपड़े पे मारा था। देखो, परफ्यूम कपड़े के ऊपर भी डिपेंडेंसी है। तो कोई वार्डरोब में रख देते, हमने नाइट ड्रेस में मारा था, 3-3 दिन तक स्मेल नहीं जाती। एक बंदा अभी मेरे को मिला, वो जैकेट आता है, यस। इस सागर में मैंने जैकेट में मारा था। जनवरी फरवरी में मैं घूमने गया था, अभी मई महीने में जैकेट निकाला मैंने, तो वापस उसमें स्मेल आ रही है। हाँ 3 महीने के बाद स्मेल आ रही है। यस। तो डिपेंडेंसी, आप कस्टमर को कभी भी ओवर वैल्यू कमिटमेंट मत करो। कम वैल्यू करोगे, ओवर वैल्यू मिलेगा, कस्टमर आपके पास हैप्पीली आएगा। ओके, मतलब जो प्रॉमिस करते हो वो डिलीवर करना जरूरी है। डिलीवर करना जरूरी। ओके। दूसरी चीज़ है कि बहुत सारे कस्टमर का आपने बोला कि भाई अलग अलग प्रकार के फीडबैक आते हैं, तो बिजनेस के अंदर फीडबैक कितना ज़रूरी है, और आपने आपकी जर्नी के अंदर बहुत सारे कस्टमर का फीडबैक आपने देखा होगा, रीड किया होगा, उसमें से आपने अपने बिजनेस के अंदर कुछ इम्प्रूव किया, ऐसा कुछ है? देखो, कस्टमर का फीडबैक लेना तो बहुत ज़रूरी है, और मैं अभी भी, मेरे पास आज की डेट में 100 से ऊपर टीम है। अभी भी मैं कस्टमर के साथ खुद इंटरेक्ट करता हूँ, खुद बातचीत करता हूँ। और मैं रिसेंटली मैंने एक रील भी डाली थी। एक हमारा मोरबी वाला कस्टमर था, वो ऑनलाइन से परफ्यूम ले रहा था, और स्पेशली फ़ोन करके हमारे स्टोर पे आया कि साहब हमें मेरे को परफ्यूम लेना है। उसने मेरे को बताया, मैं 20 साल से परफ्यूम यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसको सर दर्द, हेडेक की तकलीफ थी। बट उसने हमारा जावा परफ्यूम यूज़ किया, और आज सेटिस्फैक्टली हमारा यूज़ भी कर रहा है, सेटिस्फेक्शन भी है। और उसने मेरे को रील भी बना के दी कि साहब ये मेरा कस्टमर रिव्यू है, आप किसी को भी बोलो। और वो अभी भी मेरे को फ़ोन कर रहा है कि साहब आपकी रील देख के मेरे को कम से कम 400-500 लोग ने फ़ोन किया होगा यस। कि भाई ये सही है ना। तो Yes. मैंने उसको बोला कि नहीं, ये सही है, एकदम रियल व्यू दिया है मैंने। यस। और कस्टमर कभी कभी क्या भावुक हो जाते हैं आपके पास। यस। बोला साहब मैं परफ्यूम यूज़ ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मेरे को हेडेक की इतनी बीमारी थी, मतलब लगाऊं तो छींक आने लगती जाती है, सर पे हेडेक हो जाता है। तो आज वो इतना प्राउडली हमारी मतलब फैमिली में जुड़ गया है। मैं भी अभी राजकोट गया तो मैंने उसको फ़ोन मारा, तो बोला साहब आप अगर कल रुकने वाले हैं तो मैं मिल के जाता हूँ, या आप मेरे पास आओ मिलने के लिए। मैंने बोला नेक्स्ट टाइम जरूर आऊँगा, बट मैं ये तरफ आया था, आपको उससे बातचीत करना मेरे को उचित लगा, और टाइम भी था। तो मैंने फ़ोन उसको लगा दिया था। तो कस्टमर आपसे हैप्पी होना जरूरी है मेरे हिसाब से। दूसरी चीज़, अभी आपने रील्स के बारे में बताया, और मैंने भी आपका सोशल मीडिया चेक किया था, बहुत सारी ऐसी रील्स है जो बहुत सारी वायरल भी हो चुकी है। तो आज के समय में किसी भी बिजनेसमैन कोई भी प्रोडक्ट इंडस्ट्री में है या सर्विस इंडस्ट्री के अंदर जुड़ा है, तो उसके बिजनेस में सोशल मीडिया का कितना इंपॉर्टेंट रहता है, और एक एज अ फाउंडर या एज अ बिजनेसमैन को सोशल मीडिया पे खुद की प्रेजेंस ही बढ़ाने कितनी ज़रूरी है? आज की डेट में सोशल मीडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। आप देखते होंगे काफ़ी लोग ज़्यादातर टाइम सोशल मीडिया में बिताते ही है। यस। और आपकी एक ये ब्रांड प्रेजेंट करने का सबसे आसान तरीका है। पहले के ज़माने में टीवी एड चलती थी, लोग को टीवी पे एड देना पड़ता, बजट में भी बहुत बड़ा था। सोशल मीडिया का एकदम इजी प्लेटफॉर्म हो गया। आप अपनी बात रखो, लोगों को पसंद करेंगे, तो आपको लाइक्स भी आएगी, शेयर भी करेंगे, और वायरल भी होगे। वरना आपकी एक ब्रांड की अवेयरनेस तो मिलेगी। 110%। सोशल मीडिया पे आप, मैं कोई फाउंडर को ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, सोशल मीडिया को बिजनेस की तरीके से मत देखो, बट सोशल मीडिया को आप एज ए ब्रांड प्रेजेंट देखोगे तो आपको फ्यूचर में ज़रूर से फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद जब आप नई कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, आपने बहुत सारी प्रोडक्ट अभी तक डेवलप की है, तो जब भी आप नई कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, तब सबसे पहले आप क्या देखते हो भाई इस प्रोडक्ट मार्केट में चलेगी नहीं चलेगी, वो किस तरफ से आप R&D वगैरह करते हो? मेरा प्रोडक्ट को देखने का नज़रिया अभी चेंज हो गया है। पहले भी अलग था। जब मेरे पास टीम नहीं थी तब मैं खुद प्रोडक्ट बनाता था, मार्केट में जाता था, देखता था, वही हिसाब से बनाता। अभी मेरा प्रोडक्ट में टीम बन गई है, टीम प्रोडक्ट बनाती है, डिज़ाइनिंग करती है, सब चेक करती है, उसके बाद ही मेरे पास आता है। बट मेरा अभी करने का एक ही तरीका है, वो प्रोडक्ट के मैं 5 पीस मेरे कस्टमर को ज़रूर से रेंडमली देता हूँ,
उससे फीडबैक लेता हूँ, फिर मैं लॉन्च करता हूँ। ये आज की डेट में मेरा सबसे मेन जो बोलते हैं ना फोकस हो रहता है यस। टेस्टिंग का, ये सबसे मेन है। मैं रेंडमली 5 कस्टमर को दूंगा, कुरियर करूंगा या स्टोर से दे दूंगा, उसका जो फीडबैक आएगा उसके बाद ही मैं लॉन्च करूंगा। ओके, मतलब पहले चेक करते हो Yes. ये मार्केट में चलेगा नहीं चलेगा, कस्टमर का रिव्यू जानते उसका हो। रिव्यू लूंगा ही लूंगा, भले ही वो पॉजिटिवली दे नेगेटिवली दे, क्योंकि कस्टमर को ज़्यादा आपके बिजनेस में आइडिया नहीं है, पर वो कभी कभी इतना आपको इजीली समझा देगा ना कि आपको उसको समझने के लिए 5-10 साल चला जाएगा। यस। जैसे अभी रिसेंटली बात करूँ, लास्ट वीक ने हमने हमारा एक जावा पॉजिटिव वाइब करके उसका दूसरा कलर आ रहा है। ओके। जो वाइट हमारा काफ़ी लास्ट ईयर चला था, तो उसके कलर बना रहे थे, तो उसमें हमने थोड़ा सा अलग यूज़ करा है। उसमें गोल्ड फॉइलिंग थी, तो हमने रोज़ गोल्ड फॉइल बनाई, उसका बॉक्स भी थोड़ा सा पिंकिश था। तो मैंने वो सीट आई मेरे पास और रखी हुई थी, तो वो मैं दिखाने के लिए स्टोर पे ले आया। तो आप जैसे ही एक कस्टमर आया, परफ्यूम लिया और हम टीम से डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने उस कस्टमर, मेरा वही आदत है कि कस्टमर को सीधा पूछ ले, तो साहब आपको क्या कौन सा अच्छा लग रहा है। तो कस्टमर को 3 सीट दिखाई, मैंने बोला साहब कौन सा है, क्योंकि रॉ मटेरियल था तो हम Yes. उसको सीट ही बोलते हैं, बॉक्स का जो Yes. था। तो उसने बोला साहब तीनों अच्छे हैं, यस। पर कस्टमर इतना दूर था जितना कैमरा दूर है। पर कस्टमर बोल रहा है कि जैसे मेरे को रोज़ गोल्ड पसंद था, तो मैंने बोला साहब ये कैसा रहेगा, तो बोला प्रोडक्ट तो अच्छा है बट दिख नहीं रहा है यहाँ से। ओके। आप समझ रहे हो ना Yes. कितना बड़ा फीडबैक है। वो मैं मार्केट में डालता, प्रिंटिंग हो जाने के बाद तो कुछ नहीं होता, मार्केट में बिकता, फिर 3-4-6 महीने के बाद मेरे को वो रिपोर्ट मिलता, वो उसने तुरंत दे दिया, यहाँ से इतना दूर था। बोला साहब प्रोडक्ट बहुत अच्छा दिख रहा है, पर ये दिख नहीं रहा, ये वाला दिख रहा है गोल्ड वाला। यस। आप समझे ना? Yes, समझ तो गया। मेरा उसने कम से कम 4-5 लाख रुपए का फायदा करवा दिया। यस। कि वो बॉक्स बनता 5 लाख रुपए का था, बॉक्स इन्वेस्टमेंट हो जाता, मार्केट में जाता, बोलते कि साहब नाम नहीं दिख रहा है, नहीं मतलब विजिबिलिटी अच्छी नहीं है, यस। तो मेरे को चेंज करना पड़ता है। तो Yes. कस्टमर से आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करना बहुत ही आज की डेट में जरूरी है। ओके। दूसरा जो आपका भी बिजनेस है D2C की मैं बात करूँ, तो D2C में जब भी कोई भी बिजनेस करते हैं तो सबसे पहले क्या ध्यान रखना चाहिए D2C मार्केट में? आजकल मेरे पास काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं D2C में बिजनेस करने के लिए, और मैं काफ़ी सारे फाउंडर को मिला भी हूँ। सबसे मेन जो गलती है ना D2C वाले की, कि सबको लग रहा है कि प्रोडक्ट बना लिया और बिक जाएगा। D2C में वो ओवर स्पेंडिंग कर देते हैं, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा वो फेसबुक एड में पैसा डाल देते हैं, फिर उसको लगता है कि कल ROI बैठ जाएगा, परसों ROI बैठ जाएगा, पर कभी ऐसे आपको ROI नहीं मिलेगा, कभी आपको इतना ऐसे बिजनेस नहीं मिलेगा। फेसबुक और गूगल प्रोफेशनल कंपनी है, उसमें जितना भी पैसा डालोगे उतना ही आपको सामने रिटर्न मिलेगा। अगर आपको D2C में अच्छा ब्रांड बनाना है, तो पहले आप अपनी प्रोडक्ट पे काम करो, सेकंड आप कस्टमर के साथ बातचीत करो, जितनी भी प्रोडक्ट बेचो उसको रेंडमली, मेरा आज भी महीने में 2 दिन ऐसे है कि मेरे कस्टमर्स के साथ बातचीत जरूर से करता हूँ कि सर Customer आपको के मेरा साथ? प्रोडक्ट मिला कि नहीं मिला। और तीसरा अपनी ब्रांडिंग पे काम करो। ओके। D2C में रोज़ ऐड करके आप कितना भी ऐड कर लोगे, आपकी ब्रांड नहीं बनेगी। आप ब्रांड के ऊपर काम करोगे, ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। ओके। दूसरी चीज़ कंज्यूमर के बारे में, पर कंज्यूमर के रिलेटेड जो भी ब्रांड होती है उस पे ऊपर हम जब काम करते हैं या बिजनेस करते हैं तब हमें खास किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, या तो उस पे ऊपर हमें किस तरफ से काम करना चाहिए? आपका बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर है कि कंज्यूमर ब्रांड बनाने में किसका ध्यान रखना चाहिए। कंज्यूमर ब्रांड बनाने के लिए कंज्यूमर का ही ध्यान रखना चाहिए। एकदम ईजी है। यस। क्योंकि कंज्यूमर क्या चाहता है वो क्या सब हम चाहता जान है? लेते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा ब्रांड बन बस। जाता है। ओके। आपके बिजनेस की मैं बात करूँ तो सागर परफ्यूम को एक ब्रांड बनाने के लिए, लोगों के दिल में विश्वास जगाने के लिए आपने किस तरफ से काम किया, जिसकी वजह से लोग सागर परफ्यूम को, जितने भी आपने बोला वो कस्टमर, मतलब एक आपकी दिल में रिस्पेक्ट बन जाती है, तो ब्रांडिंग के ऊपर आपने कैसे काम किया? देखो, सबसे पहले तो हमने प्रोडक्ट में काम किया, और मेरा सबसे आज की डेट में याद है, जो पहले शॉपकीपर था जो माल बेच रहा था सबसे टॉप 5 में, वो भी आज मेरे से जुड़ा हुआ है। भले ही वो बिजनेस कर रहा है या दूसरी इंडस्ट्री में चला गया है, फिर भी मेरा ही परफ्यूम यूज़ कर रहा है, हमारे स्टोर पे आ रहा है, हमसे बातचीत कर रहा है। तो सबसे पहले सागर परफ्यूम अगर किसी के दिल में बसा है, सबके कस्टमर के, तो सबसे पहले मेन रीज़न है हमारी प्रोडक्ट है। दूसरा हमारी सर्विस है। हम हमारी सर्विस के ऊपर काफ़ी
अच्छा काम कर रहे हैं। जहाँ पे भी अवेलेबिलिटी हो, पहले हम B2B से अवेलेबिलिटी करते थे, फिर हमने सूरत में स्टोर भी बनाया, फिर हमने ऑनलाइन भी किया, अभी हम जेप्टो में भी हमने रजिस्टर किया, ब्लिंकिट में भी रजिस्टर किया है। तो हम जितना सर्विस फास्ट हो सके उतना कस्टमर को दे रहे, जिससे कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ता है और सागर परफ्यूम का बिजनेस भी आगे जाके बढ़ रहा है। अभी तक की आपकी ऐसी कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जिसकी वजह से आपको मैक्सिमम बेनिफिट हुआ हो? 2022 में मैं एक इवेंट में गया था, तब तक हम B2B कर रहे थे ओके। और वहाँ में इवेंट से मेरे को मालूम पड़ा कि B2C मतलब डायरेक्ट टू कंज्यूमर D2C का बहुत बड़ा रोल है। और वहाँ से मैंने धीरे धीरे D2C के हिसाब से मैंने काम चालू किया। पहले सूरत में स्टोर बनाया, फिर मैंने वेबसाइट भी बनाया और हमको वेबसाइट का आज की डेट में अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। इंस्टाग्राम में हमने हमारी खुद रील डालना चालू किया। स्टार्टिंग में रिस्पॉन्स काफ़ी कम था, 1000-1500 लोग भी नहीं देख रहे थे, यस। बट आज मैं जैसे ही रील डालता हूँ तो तकरीबन 5-10 हज़ार 15,000 लोग तुरंत देखना चालू कर देते हैं। लोगों का रिस्पॉन्स भी आना चालू हो जाता है। और अच्छा कंटेंट बनाओगे, जैसे मेरा 1-2 रील तो समझो मिलियंस के ऊपर चला गया है, यस। तो लोग आपको पहचानते हैं, सेल भी बढ़ता है, आपकी अवेयरनेस भी बनती है और एक ब्रांड वैल्यूशन बनती है। दूसरी एक चीज़ के बहुत सारे बिजनेस होते हैं, शुरुआती समय में डायरेक्ट प्रॉफिटेबल नहीं होते, शुरुआत में टाइम लगता है, धीरे धीरे आके उसकी ब्रांड है या उसका जो धंधा बढ़ता है उसी हिसाब से उसका प्रॉफिट बढ़ता है। लेकिन एक मैं बात करूँ कि कोई भी बिजनेस, कोई भी स्टार्टअप है अभी लॉस में है, उसको हम कैसे प्रॉफिटेबल कर सकते हैं, या तो किस चीज़ पे हम ध्यान रखें, कहाँ पे हम फोकस करें, उसकी वजह से उसको हम प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। मेरे को तो सच्ची बताऊँ ना तो ये लॉस मेकिंग वाला बिजनेस समझ में ही नहीं आता है। मैंने अभी रिसेंटली एक रील भी डाली थी, विजय माल्या का मैं ब्रॉडकास्ट देख रहा था। तो आजकल ट्रेंड हो गया है कि लॉस में बिजनेस चलाओ, बड़ा करो और बेच दो। तो वैल्यूएशन का गेम है। लॉस वाला बिजनेस कभी भी सक्सेस नहीं होता। ठीक है, 1-2 साल आपको कोई प्रोडक्ट में मेहनत लगती है, आपको लगता है कि ये 2 साल में मैं प्रोडक्ट बना लूँगा, तब तक लॉस करूँगा तो ठीक है। बट जो लॉस में चला के एक्सपेंशन के लिए मार्केट से, बैंक से कर्जा ले लेते हैं, फिर 5 साल के बाद वो बिजनेस बंद करना पड़ता है। आजकल स्टार्टअप का नया ट्रेंड हो गया है। इससे तो मैं मतलब मेरे को तो ये समझ में आता ही नहीं है। दूसरी चीज़, मल्टीपल प्रोडक्ट होते हैं, उस प्रकार का मतलब एक से ज़्यादा प्रोडक्ट है, तो कोई भी नया बिजनेस चालू करते हैं जिसके पास, जिस इंडस्ट्री के अंदर मल्टीपल, जैसे कि आप परफ्यूम इंडस्ट्री में हो तो आपके पास बहुत सारी वैरायटी है, तो कोई नया बिजनेस चालू करते हैं तो उसको शुरुआत में मतलब लिमिटेड प्रोडक्ट बनानी चाहिए, या तो एक ही साथ में जितनी भी प्रोडक्ट अवेलेबल है वो बनाकर उसका बिजनेस चालू करना चाहिए? नहीं, आज की डेट में आप लिमिटेड प्रोडक्ट से भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट टू कंज्यूमर D2C आ गया है। वेबसाइट पे डालो तो ऑटोमेटिकली कस्टमर पसंद करेगा। आपका एक प्रोडक्ट भी आप बेच सकते हो, आपको ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं। नहीं है। हम जब चालू किया तो हमको ज़्यादा वेरिएंट्स चाहिए थे, क्योंकि हमारा शॉपकीपर 1-2 प्रोडक्ट में सागर किसी को दिखाता भी नहीं था, उसको ही नहीं दिखता था, क्योंकि यहाँ मल्टीपर थे। तो वो हिसाब से हमको शॉपकीपर के हिसाब से ज़्यादा प्रोडक्ट बनानी पड़ती थी। बट आज D2C में ऐसा नहीं है, एक प्रोडक्ट के हिसाब से भी आप ब्रांड बना सकते हो। ऐसे मार्केट में कैसे काफ़ी सारे उदाहरण हैं। आप पैराशूट ही देख लो, पैराशूट एक ही प्रोडक्ट बना रहा था अभी तक ऑयल में, यस। अभी वो थोड़ा जेल और सब में आया, बाकी एक ही प्रोडक्ट के ऊपर करोड़ों का बिजनेस कर लिया। मतलब पहले मार्केट में आपकी कोई हीरो प्रोडक्ट बन जाती है, हाँ, उसके दम पे ऊपर आप दूसरी भी प्रोडक्ट बेचना चालू करते हो तो मार्केट में चल हाँ, जाती है। एक प्रोडक्ट का आप हीरो प्रोडक्ट बनाओ, उसके ऊपर से आपका पूरा इंजन बन जाएगा। अभी ओके। जैसे सागर परफ्यूम का जावा करके एक प्रोडक्ट है, वो हीरो प्रोडक्ट हो गया। अभी लोग सबसे पहले मेरे पास आते हैं ना स्टोर पे या वेबसाइट पे, तो सबसे पहले जावा ही लेते हैं, फिर दूसरा तीसरा प्रोडक्ट चौथा प्रोडक्ट लेते हैं। पर पहले वो जावा बाई कर लेते, फिर दूसरी तीसरी बार आते तो जावा तो लेते और दूसरा प्रोडक्ट ट्राई करते। ओके, तो जावा में ऐसा क्या खास है जिसकी वजह से लोग इतना पसंद करते हैं? जावा में मेरी 20 साल की मेहनत है साहब, पूरी वो मेहनत। हमने पूरा एक्सपीरियंस वो लगा दिया है और फिर हमने बनाया है। तो जावा आज की डेट में मैं चैलेंज के साथ बोल देता हूँ कि हमने ट्राई भी किया है, 100 लोगों को लगाया और 100 के 100 लोगों को पसंद आया। एक बंदा भी आप मेरे को तो नहीं मिला कि साहब ये पसंद नहीं आया। ठीक है, वो परचेस करेगा दूसरा या उससे प्रीमियम प्रोडक्ट परचेस करेगा, वो ठीक है, या उसकी समझ लो जावा मैंने दिखाया और वो सैंडल लेने आया होगा तो सैंडल लेके चला जाएगा, या उससे प्रीमियम जावा की सीरीज भी मेरे पास है। पर मैंने जिसको जावा लगा दिया तो उसको पसंद तो आता ही, और वो 99% वो बंदा रिपीट लेने भी आता है ओके। जो लेके नहीं गया। ओके, तो अभी जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं,
किसी को भी आपकी जावा प्रोडक्ट, मान लो अभी सूरत के बाहर का कोई भी कस्टमर है और आपकी प्रोडक्ट को परचेस करना चाहते हैं तो आप तक कैसे पहुंच सकते हैं? मेरी वेबसाइट गूगल पे अवेलेबल है, sagarperfume.co.in करके। उसमें जावा कॉम्बो है, आप जाके टेस्ट कर लो, ट्राई करो, 110% आपको पसंद आएगा। ओके। परफ्यूम एक ऐसी चीज़ है जो लोग स्मेल करके लेना पसंद करते हैं, तो फिर ऑनलाइन लेना क्यों पसंद करेंगे? स्पेल नहीं कर सकते, फिर भी लोग लेते हैं दिल से। आपको हर एक प्रोडक्ट का नोट्स दिखाना पड़ता है, आपको हर एक प्रोडक्ट की फील दिखानी पड़ती है और प्रोडक्ट का अलग से क्रिएटिविटी बनाना पड़ता है। एक बार मार्केट में ट्रस्ट बिल्ड कर दिया तो लोग आपका परफ्यूम 110% ऑनलाइन खरीदते हैं और लोग आज हमारा डेली के 100 से 200 ऑर्डर जावा के प्रोडक्ट वही सब से ही करते हैं। हम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक डिलीवरी करते हैं। हमने ट्रस्ट बिल्ड किया कि हमारे परफ्यूम अच्छे हैं तो लोग खरीद रहे हैं। जब मतलब स्मेल नहीं किया फिर भी खरीदना, उसको ऑर्डर मिलता है आपको। यस यस। और एक बात कि भाई जारा जैसी जो स्ट्रेटेजी है वो D2C में काम करती है? जारा की स्ट्रेटेजी बहुत ही फायदेमंद है। जारा क्या करता है आज की डेट में, इंटरनेशनल कोई भी ब्रांड बनाता है ना, जैसे गुच्ची हो गया, एलवी होगा, उसका कॉपी करके रिजनेबल रेट में प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है और हर एक कंपनी को जारा की स्ट्रेटेजी को फॉलो करना चाहिए। सागर परफ्यूम भी यही करता है। इंटरनेशनल कोई भी 50,000 रुपये वाला परफ्यूम होगा, हम ट्राई करते हैं मैक्सिमम 1500 से 2000 में देने का। वो हिसाब से ही लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं और हमारा परफ्यूम बार बार खरीदते हैं क्योंकि उसको लग्जरी भी मिल गई और अफोर्डेबल प्राइस में। ओके। दूसरी चीज़ कि D2C इंडस्ट्री के अंदर कोई बिजनेस करते हैं तो उसके लिए फिजिकल स्टोर होना ज़रूरी है या विदाउट स्टोर भी कर सकते हैं? नहीं, आपको D2C करने के लिए ऑफलाइन स्टोर की ज़रूरत तो नहीं है, बट ऑफलाइन स्टोर अगर आपका हो तो लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होता है। कभी लोग वहाँ पे आके स्मेल भी कर सकते और उससे आपको एक ब्रांडिंग में काफ़ी अच्छा इफेक्ट हो सकता है। बाकी ज़रूरी नहीं है हर एक सिटी में आप D2C जहाँ पे आप बेच सकते हो वहाँ पे स्टोर नहीं खोल सकते हो। ओके। हम D2C हर ऑल ओवर इंडिया करते हैं, पर हमने अभी गुजरात में स्टोर खोलना चालू किया है। हमारा पहला स्टोर सूरत में था और दूसरा स्टोर राजकोट में है। आने वाले सालों में हम गुजरात के बाहर भी जा रहे हैं और गुजरात में भी अहमदाबाद, बड़ौदा में हम स्टोर देख रहे हैं। ओके। और आप अभी खुद का मैन्युफैक्चरिंग करते हो, आपकी खुद की प्रोडक्ट है वो आप खुद बनाते हो, तो मेरा सवाल ये है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग करते समय आपको कौन सी चीज़ का ध्यान रखना चाहिए जब भी आप इस इंडस्ट्री के अंदर काम करते हो तब? देखो, मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत ही सब्जेक्टिव मैटर हो गया। मैन्युफैक्चरिंग आज की यंगस्टर को बहुत बोर लगता है और Yes. मैंने रेडीमेड प्रोडक्ट सबको चाहिए। हाँ, आज की यूथ को क्या लगता है, प्रोडक्ट बना लो कहीं से, सीधा ब्रांडिंग करो, मार्केटिंग करो और बेच दो। बट मैन्युफैक्चरिंग का नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है आपकी ब्रांड के लिए, आपकी प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि ज़्यादातर बिजनेस फेल होता है मैन्युफैक्चरिंग को समझते नहीं है। सीधा प्रोडक्ट उठा लेते हैं, मार्केट में बेच देते हैं, फिर नहीं बिकता तो अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करते लेते हैं, बट प्रोडक्ट के सामने कोई ध्यान नहीं देता। यस। अगर अच्छी प्रोडक्ट बनानी है तो मैन्युफैक्चरिंग में टाइम बिताओ। मैन्युफैक्चरिंग में जितना टाइम बिताओगे आपकी क्वालिटी अच्छी बनेगी और आपका सेल इम्प्रूवमेंट आएगा 110% आएगा। मैं लिख के दे सकता हूँ आपको। यस, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। 110% काम करना जरूरी है। मैं मेरा 30 दिन में से कम 10-12 दिन मैन्युफैक्चरिंग में गुजारता हूँ आज की डेट में भी। ओके, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो गया, बिक रहा है, फिर भी अब वहाँ पे फोकस मत करो। नहीं, उसके काफ़ी सारे पार्ट हो गए ना मैन्युफैक्चरिंग में। क्वालिटी चेक करना होगा, एक बार आपने प्रोडक्शन फाइनल कर दिया तो ऐसा नहीं कि बंदे लोग वही काम करते रहेंगे। उसकी क्वालिटी टेस्ट करना होता है, उसका फील देना होता है, उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़ता है। तो जब आप मैन्युफैक्चरिंग में टाइम बिताओगे ना तो ही आपको वो आइडिया आएगा। अक्सर कोई भी फाउंडर है वो सबसे बड़ी गलतियाँ कहाँ पे करता है? प्रोडक्ट से पहले ईगो बना लेता है और वहाँ पे उसका गेम ओवर हो जाता है। सबसे पहले आपको प्रोडक्ट बनानी चाहिए, उसका नॉलेज लेना चाहिए, मार्केट में आपको खुद को प्रोडक्ट लेके जाना चाहिए। और सबसे मैं ज़रूरी बात बता रहा हूँ सब फाउंडर को, और मैंने ये मेरे जीवन में अप्लाई की है। फाउंडर को हर एक चीज़ सीखनी चाहिए, हर एक डिपार्टमेंट में टाइम गुजारना चाहिए। आज की डेट में मेरे को सागर परफ्यूम का ऑल ओवर काम मेरे को आता है, फीलिंग से लेके सेलिंग तक। जैसे फीलिंग हो गया, परफ्यूम को फील करना, उसको फीलिंग बोलते हैं। Okay. और सेलिंग मतलब जो बेचना है बेचना है। वो सारा काम मेरे को आता है। मैं परफ्यूम भर भी सकता हूँ,
परफ्यूम बेच भी सकता हूँ, अकाउंट भी देख देख सकता हूँ, लेबर को भी मैनेज कर सकता हूँ, सेल्स वालों के साथ भी टाइम बिता सकता हूँ, D2C में भी टाइम बिता सकता हूँ। तो ऑल ओवर फाउंडर को टाइम बिताना चाहिए, सारा काम सीखना चाहिए, तो ही उसकी कंपनी चलेगी। एक काम से कभी भी कंपनी नहीं चलती। ओके। दूसरी चीज़, D2C से पहले क्या मार्केट प्लेस के ऊपर फोकस करना चाहिए? अगर आपको छोटा विज़न है, छोटी कंपनी हो, तो आपको मार्केट प्लेस से तुरंत ऑर्डर आना चालू हो जाएगा। आपका बजट छोटा है तो मार्केट प्लेस से सेल करो, फिर धीरे धीरे ब्रांड के ऊपर इन्वेस्ट करो। बट मेरे हिसाब से मार्केट प्लेस में जितना टाइम कम स्पेंड करोगे और अपना वेबसाइट से अगर माल बेचना चालू करोगे, वो आपको आगे जाके बहुत ही बड़ा फ़ायदा देगा, क्योंकि वहाँ से आपका कस्टमर के साथ ट्रस्ट बिल्ड होता है, रिलेशन बिल्ड होता है। मार्केट प्लेस ऐसी चीज़ है कि आज आपकी प्रोडक्ट दिखाएगी, कल को 2-4 रुपए आपके कंपटीशन ने सस्ता कर दिया तो उसकी प्रोडक्ट दिखा देगा, भले ही वो प्रोडक्ट में दम नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से मार्केट प्लेस से ज़्यादा अपनी वेबसाइट पे इन्वेस्ट करो और फ्यूचर के लिए अपने कस्टमर के को लॉयल बनाओ। कस्टमर के साथ आप फ्रेंडली रिलेशन रखो, कस्टमर को कस्टमर मत समझो, आप उसको फैन बनाओ, तो ही आपका आगे जाके प्रोडक्ट ब्रांड में कन्वर्ट हो सकता है। आपके हिसाब से D2C के अंदर ब्रांड बनाना है, तो ऐसी कौन सी 3 सबसे बड़ी गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए? जो सबसे मेजर 3 गलती जो फाउंडर करते हैं, सबसे पहले वो डिस्काउंट के ऊपर चलते हैं। डिस्काउंट दे दिया, बिजनेस चल गया। तो डिस्काउंट के ऊपर कभी फोकस मत करो, आपकी क्वालिटी के ऊपर फोकस करो। अगर आपकी अच्छी क्वालिटी होगी तो लोग आपको सामने से बाई करेंगे। यस। दूसरा, मैंने जैसे पहले ही बताया कि कस्टमर को कस्टमर मत समझो, उसको फैन बनाने का ट्राई करो। वो आपका जब फैन बन जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका मार्केटिंग चालू कर देगा। तो अगर उसको रियल एक्सपीरियंस दोगे तो वो आपका फैन बन जाएगा। यस। और तीसरा, ब्रांडिंग को आप इन्वेस्टमेंट समझो। मैं काफ़ी सारे फाउंडर को मिला हूँ, उसको मैं पूछता हूँ कि भाई आप मार्केटिंग के लिए क्या करते हो, ब्रांडिंग के लिए क्या करते हो, तो उसको वो खर्चा मानते हैं कि सब Yes. हम 30% खर्चा करते हैं प्रॉफिट का, 50% कर देते, साल का पूरा दे देते। तो आप ब्रांडिंग को कभी भी खर्चा मत समझो, ब्रांडिंग को आप अपना फ्यूचर का इन्वेस्टमेंट समझो। जब आपकी ब्रांड बड़ी होगी, आप 110% पैसा कमाओगे। पैसा कमाने के लिए, आपको पैसा बचाने के लिए आप ब्रांडिंग मत करो, ऐसा मत करो। आपको तीनों चीज़ अगर आप टाइमली करते रहोगे तो आपका ब्रांड 110% D2C में ग्रोथ करेगा। ओके। दूसरी चीज़ कि आज आज के समय के अंदर D2C जो मॉडल है वो कितना टिकाऊ है, मतलब चल सकता है या नहीं चल सकता? 110% D2C चल सकता है। आपको मैंने पहले ही एपिसोड में बताया है आगे कि आपको कस्टमर को समझ के प्रोडक्ट बनानी है, उसको समझ के डिज़ाइन करना है और कस्टमर को जितना अच्छा एक्सपीरियंस दे सकते हो और ब्रांडिंग के ऊपर थोड़ा फोकस करोगे, लोगों का ट्रस्ट लोगे, तो D2C में 110% पैसा आप कमाओगे। आपका आने वाले पीढ़ियाँ तक पैसा आप बना सकती है। आप बच्चे को एक अच्छा बिजनेस देके जा सकते हो। बट अगर आपने जल्दबाजी की, शॉर्ट टर्म सोचा, यहाँ से प्रोडक्ट बना लूँ, जैसे आजकल परफ्यूम में ऐसा हो गया, अहमदाबाद में ओपन मार्केट हो गया या दिल्ली चले जाओ, फटाफट लोग जल्दबाजी में प्रोडक्ट बना लेते हैं, 12,000 15,000 पीस बना लेते हैं, सेल डाल देते हैं, माल बेच देते हैं, फिर बोलता है कि यार रिपीटेशन नहीं आया। तो ऐसे कभी भी ब्रांड नहीं बन सकती। D2C में 110% ब्रांड बन सकती है, बट उसमें समय लगता है और ब्रांडिंग के पर्पस से आप काम करोगे तो आप 110% D2C और हर एक प्लेटफॉर्म पे आप अच्छा बिजनेस कर सकते हो। आप जब भी कोई रील्स या शॉर्ट्स वगैरह बनाते हो तो उसको आप मार्केटिंग में कैसे यूज़ करते हो? देखो, रील सिर्फ व्यू के लिए नहीं होती है। रील में आपकी ब्रांड की वॉइस दिखती है। जैसे आप ब्रांड फेस, काफ़ी सारी कंपनी बोलती है, तो रील में ब्रांड फेस दिखता है। तो मैं रील को कभी भी व्यू के हिसाब से नहीं दिखता है और ज़्यादातर मेरी रील्स में मैं ही प्रेजेंट करता हूँ, जिससे कस्टमर को मैं अच्छा एक्सपीरियंस दे सकता हूँ। क्योंकि 20 साल का मेरा एक्सपीरियंस परफ्यूम लाइन में है, तो मेरे को लगा मैं ही फाउंडर होके कस्टमर को समझा सकता हूँ। मैं जो बोलता हूँ लोग रिलेट करते हैं, उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। और हर एक फाउंडर को खुद की रील बना के मार्केट में डालनी चाहिए। आज की डेट में वो रील टीवी का काम करता है। Yes. और अगर आपका नसीब सही होगा
तो रील वायरल भी जाएगी, व्यू भी आएंगे और बिजनेस भी बढ़ेगा। मैं आपको एक मेरी स्टोरी बात करूँ तो मैं 2 साल पहले एक इवेंट में गया था। वहाँ पे एक यूट्यूबर राचिमानी सर आए थे। उसके साथ मैंने कन्वर्जेशन किया, बातचीत की कि मैंने मेरे को मेरी रील मतलब यूट्यूब का पूरा जो रिकॉर्डिंग था वो दिया। हम फ्री बैठे थे एक दिन, तो हमने सोचा कि ये हमारे कस्टमर को दिखाते हैं कि भाई Okay. हम इवेंट में जाते हैं, हम सीख रहे हैं। यस। तो मैंने एक रील राचिमानी सर के साथ डाली और आप देख सकते हो वो मिलियंस के ऊपर चली गई। यस। तो व्यू तो आएगा। आप जो भी काम करते हो वो आप कस्टमर को दिखाओ तो 110% आपको व्यू भी मिलेगा और बिजनेस भी मिलेगा। आप जब भी कोई भी नई प्रोडक्ट आप लॉन्च करते हो या तो बनाने की ट्राई करते हो, तब आप कस्टमर की कौन सी बातें हैं वो ध्यान में रखते हो? हम सिर्फ एक ही बात ध्यान रखते हैं, डिज़ाइन ऐसा बनाओ कस्टमर हाथ में लेके बोले वाओ। हम कस्टमर को लुक, फील और फंक्शन तीनों का एक बैलेंस कॉम्बिनेशन देना चाहते हैं। हम हाथ में बोतल लेते हैं तो उसको लगना चाहिए कि लग्जरी फील हो, बॉक्स हाथ में लें तो लग्जरी फील दिखना चाहिए। और हमारा परफ्यूम ज़्यादातर गिफ्टिंग में भी यूज़ होता है, तो गिफ्ट देने के लिए भी उसको लगना चाहिए कि नहीं यार ये परफ्यूम गिफ्ट देने लायक है। तो Okay. हम डिज़ाइन में ये बाबत ध्यान रखते हैं। अभी तक आपने बहुत सारे कस्टमर के साथ बातचीत की है, आपके स्टोर पे जब भी आते हैं तब आप मिले भी होंगे, तो अभी तक की आपकी जो जर्नी रही है उनमें से आपने कंज्यूमर साइकोलॉजी के बारे में क्या सीखा? देखो, कंज्यूमर साइकोलॉजी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और कंज्यूमर के साथ जितना टाइम स्पेंड करोगे रोज़ आपको नया सीखने का मिलेगा। बट आज तक की मेरी जर्नी की बात करूँ तो कंज्यूमर की का बिहेवियर सबसे पहले जब आपके पास आता है तब वो सोचता है दिमाग से कि मैं ये स्टोर से या मैं ये परफ्यूम लूँगा तो कैसा रहेगा। पर बाद में सागर परफ्यूम के बाद जुड़ने के बाद वो दिल से आ जाता है और एक बार कस्टमर आपके साथ दिल से जुड़ गया वो कभी आपको छोड़ के नहीं जाता है। Yeah. वो हिसाब से हमारे सारे कस्टमर आज की डेट में रिपीटेबल भी है और मोर एंड मोर बिजनेस हमारा बढ़ता है। तो कंज्यूमर को अगर आप दिल से अटैच कर पाओगे तो 110% आप ब्रांड बना पाओगे। आपके बहुत सारे कस्टमर है जो रेगुलर कस्टमर बन चुके हैं, ठीक है, तो अभी तक की बहुत सारे कस्टमर की जो जर्नी रही है उसमें ऐसा कोई स्पेशल एक्सपीरियंस है जो आपको खास लगा हो? मैं एक आपको एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। एक लड़का मेरे पास आया था, तकरीबन 17-16 साल का होगा और उसने मेरे को पूछा कि साहब परफ्यूम आपकी रेंज में कहाँ से स्टार्ट होता है। मैंने उसको बताया कि भाई किसके लिए यूज़ करना है। तो उसने बहुत भावुकता से मेरे को पूछा कि मेरे डैडी का बर्थडे है और उसके लिए मेरे को लेके जाना है, आपकी दुकान का सबसे बढ़िया बेस्ट परफ्यूम दिखा दो। मैंने उसको सागर जावा गिफ्ट किया। आज की डेट में मेरा वो रॉयल कस्टमर है। उसके डैडी के साथ भी मेरे पास आता है कभी कभी और बातचीत करता है कि थैंक यू आपने मेरे डैडी के लिए अच्छा परफ्यूम बनाया है। और आज की डेट में उसके डैडी भी ये रेगुलर यूज़ करते हैं और मेरे को बोलते हैं ये मेरा सिग्नेचर परफ्यूम हो गया। तो मेरे लिए ऐसे काफ़ी सारे एक्सपीरियंस दिल को छू जाते हैं जब मेरा कोई जावा परफ्यूम यूज़ करके बोलता है कि नहीं ये मेरा सिग्नेचर सेंट हो गया, या ये मेरी अलमारी में ये जावा तो मैं रखता ही हूँ, बाकी आपके सारे परफ्यूम है बट जैसे ही जावा ख़त्म होता है ना मैं लेने के लिए आ जाता हूँ। तो वो मेरे मतलब दिल के काफ़ी करीब हो जाता है। ओके। और ये जो जावा परफ्यूम की बात कर रहे हो, तो ये बनाने का आइडिया आपको मतलब कहाँ से आया था? आपने स्पेसिफिक कोई ऐसा कोई प्रैक्टिकली या कोई टेस्टिंग किया था या आइडिया कहाँ के? हाँ देखो, मैं परफ्यूम में काफ़ी लंबे समय से हूँ, 20 साल से हूँ और मैं बाहर के काफ़ी सारे परफ्यूम देखता था। मैं बाहर दुबई जाके भी आया। तो दुबई में क्या था कि 2 तरीके के परफ्यूम चलते थे। एक फ़ाइन चलता था जो कूल हो, थोड़े से एक्वाटिक भी हो, और एक चलते थे अरबिक जो अत्तर टाइप के परफ्यूम हो। तो इंडिया में अत्तर टाइप के परफ्यूम वो टाइम पे नहीं चलते थे। तो अच्छा लाइट परफ्यूम, थोड़ा सा वेदर के हिसाब से कूल एंड एक्वाटिक परफ्यूम मैं दुबई गया तब मैंने सोचा कि मेरे को बनाना चाहिए और वहाँ से आके दुबई से आके मैंने जावा परफ्यूम बनाया है। और मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ आज सागर परफ्यूम का बिगेस्ट सेल सागर के जावा से आ रहा है, ओके। जावा परफ्यूम से आ रहा है। एक छोटे से प्रोडक्ट से बड़ा बिजनेस कैसे बनाया जा सकता है?
बड़ा बिजनेस बनाने के लिए प्रोडक्ट छोटी नहीं, आपका विजन बड़ा होना चाहिए, और वो हमने करके बताया है। परफ्यूम एक छोटी सी कैटेगरी थी, बट आज हमने उसको बड़ा बनाया है। हमने जब स्टार्ट किया था तब मेरी रूम शायद 10 बाई 10 की थी, मतलब 100 स्क्वायर फुट में भी थी, और आज हमारी फैक्ट्री 17,500 स्क्वायर फुट की है। तो आपका विज़न अगर क्लियर होगा तो 110% बिजनेस बड़ा बनेगा। और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, हर एक फाउंडर को मैं कहना चाहता हूँ, प्रोडक्ट छोटी नहीं होती, आपके दिमाग में रखो, हमेशा विज़न बड़ा रखो, तो बिजनेस बड़ा बनेगा बनेगा और बनेगा। लास्ट 2 सवाल, उसके बाद हम पॉडकास्ट को ख़त्म करेंगे। सबसे पहले आपकी यहाँ तक की जो जर्नी रही है उसमें आपकी ऐसी कोई संघर्षमय कहानी है जो आप अभी हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उसको शेयर करना चाहोगे? देखो, मैंने पहले जो शुरुआत के दिन थे वो काफ़ी दिन चाय और 4 रुपए वाले जो पार्ले जी बिस्किट आते थे वो खा के गुजारी है। क्योंकि सागर परफ्यूम जब हमने शुरुआत की तब मेरे पास फंडिंग की भी कमी थी, और मैंने 10 बाई 10 के एक छोटे से रूम से सागर परफ्यूम की शुरुआत की थी। बट मैं आज प्राउडली बोल सकता हूँ कि सागर परफ्यूम को यहाँ तक पहुँचाने के लिए जितने लोग ने, मेरी संघर्ष तो मतलब ठीक है, तो मेरे साथ काफ़ी लोगों ने मेहनत की है, संघर्ष किया है। ये सारी सक्सेस जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं उसको मैं देना चाहता हूँ। ओके। और दूसरी एक चीज़, अभी आपने बोला कि भाई जितने भी लोग जुड़े हुए हैं तो खास करके एक आपकी टीम होती है, आपका फैमिली होता है, तो आपकी जो कहानी रही उसमें टीम का कितना रोल रहता है? देखो, कोई भी कंपनी अगर बड़ी होती है ना, तो उसमें टीम का बहुत बड़ा रोल होता है, और हर एक टीम में, हर एक डिपार्टमेंट में एक एक बंदा आपको सही चुनना पड़ता है, तो ही आप आगे जा पाते हो। तो सागर परफ्यूम आज जहाँ पे भी है उसमें टीम का रोल बहुत ही बड़ा है। ओके। और लास्ट सवाल कि भाई सागर परफ्यूम ने आपका जो अभी बिजनेस है आपने ऑलरेडी सक्सेसफुल बन चुके हो, लेकिन यहाँ से लेके अगले 5 साल तक का सागर परफ्यूम को लेके आपका विजन क्या है? सागर परफ्यूम हर घर में पहुंचना चाहता है, हर एक अलमारी में पहुंचना चाहता है, और सागर परफ्यूम आने वाले सालों में पूरे इंडिया में 500 से भी ज़्यादा आउटलेट खोलना चाहते हैं, और हम इंटरनेशनल भी जाना चाहते हैं। सागर परफ्यूम को एक ऐसी ब्रांड बनाना है जो लग्जरी भी हो, अफोर्डेबल भी हो, और मेड इन इंडिया में एक इंटरनेशनल लग्जरी परफ्यूम प्रोवाइड कर सके। ये मेरा खुद का विज़न है। ओके, बहुत बढ़िया, आपका विज़न भी बहुत बढ़िया है और आप अच्छी तरह से ग्रो भी कर रहे हो। और थैंक यू सागर भाई, आपने इस पॉडकास्ट के अंदर इस इंडस्ट्री के बारे में, बिजनेस के बारे में, खास करके D2C इंडस्ट्री के बारे में आपने जो रियलिटी होती है, क्योंकि आपने उस इंडस्ट्री में काम किया है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर किया, और आपका कीमती समय देने के लिए आपका खूब खूब धन्यवाद, आभार। थैंक यू वेरी मच।